स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। इससे पहले हमने क्या देखा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस देखे थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके थे, राइट। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हम लोग इस इक्वेशन तक हम लोग पहुंच चुके थे, दैट इज E इज इक्वल टू hc/λ। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे जो एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को मिला के बनती है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है दैट इज सम टोटल ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू एन एटम, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बाउंडेड होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी उसे कहते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज जनरेटेड एज काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है ऑर्बिट में, उसी तब जो एनर्जी क्रिएट होती है दैट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी जो होगी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, E इज इक्वल टू एच म्यू, यहाँ से है ना। तो हम क्या करेंगे, एच म्यू नॉट, यानी कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या होगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, एच यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो एच कॉमन लेंगे तो म्यू माइनस म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमने देखा अभी, ये हमारी म्यू नॉट जो है यहाँ पे, म्यू नॉट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। ये म्यू नॉट क्या है, मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक। अब इसके कुछ कुछ केसेस होते हैं जो हमें देखना है। अगर मेरा म्यू नॉट के इक्वल हो जाता है, मतलब कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है फॉलिंग ऑन द मेटल, जो मेटल पे पड़ रहा है, दैट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब मेरी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, जब ये कंडीशन क्रिएट होती है तो, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है म्यू जो है अगर लेस देन म्यू होगा, म्यू नॉट सॉरी, तो अगर म्यू अगर लेस देन म्यू नॉट होगा तब काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, तब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी नेगेटिव, मतलब कि क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट हुआ नहीं, ठीक है। और थर्ड जो पोर्शन आता है दैट इज म्यू है वो ग्रेटर देन अगर म्यू नॉट होगा, ठीक है, तब क्या होगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तुम्हें 3 केसेस याद रखने हैं, ओके। तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें इजेक्ट होंगे, राइट। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू इंटेंसिटी की ग्राफ देखी थी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखा था, ठीक है। तो ये 2 ग्राफ हमने देखे, उस पे से ये 3 कंक्लूजन क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। जब भी हम व्हाइट लाइट को थ्रू अ प्रिज्म पास करेंगे, प्रिज्म आपने देखा होगा, ठीक है, व्हाइट लाइट ही होता है जनरली हम यूज करते हैं। तो व्हाइट लाइट को जब भी हम प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो वो स्कैटर हो जाती है, यानी कि वो फैल जाती है। तो वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना, तो वो क्या होता है, इनटू वेरियस रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फैल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा। तो मोस्टली लाइट फॉल किस में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल रीजन में लाइट फॉल करती है, डन। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ये चीज़ हमने देखी, स्पेक्ट्रम, ओके। इसमें जो अलग अलग टाइप होती है ना, तो हमें पता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों नाम रखा है, क्योंकि एटम्स के थ्रू ही अलग अलग स्पेक्ट्रा क्रिएट होता है, डन। तो इस वजह से तो पहला जो है उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। द फर्स्ट स्पेक्ट्रम दैट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम में आप लोगों को क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो देखते हैं हम इसको। ये हमने सबसे पहले एक ट्यूब जैसा लिया है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस फिलअप कर दिया। क्या किया, हाइड्रोजन गैस फिलअप कर दी। यहाँ से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन दे दिया, ठीक है। अब ये मेरी स्लिट है, अलग अलग क्या है, ये मेरी स्लिट है, अपर स्लिट लोअर स्लिट, ठीक है। ये जो मेरी स्लिट है, ओके, ये मेरा डिस्चार्ज ट्यूब है। ये क्या है, मेरा ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, ओके, डन। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ से जो लाइट है ना, वो किस में से होगी, ये मैंने क्या बना दिया, प्रिज्म। ये क्या बना दिया मैंने, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म। और ये मेरी स्क्रीन है, ये क्या है, मेरी स्क्रीन, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो लाइट है व्हाइट लाइट, वो सबसे पहले प्रिज्म पे आएगी इस स्टेप में, ठीक, ऐसे आएगी, और बाद में क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगी स्क्रीन पे इस स्टेप में, ठीक है। वापस ऐसे आई, डिस्पर्स होगी, वापस ऐसे आई, डिस्पर्स होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूएशन में रहता है, ठीक है। ये ऐसे लाइट्स क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है,
ठीक। तो यहाँ पे जो ये प्रिज्म है उसमें क्या होता है कि अलग अलग आपको कलर्स दिखेंगे, कलर्स दिखने लगेंगे, जैसे कि रेड, येलो, मैंने आपको बताया था विबग्योर करके, ब्लू, वॉयलेट, ठीक है। ऐसे अलग अलग आपको कलर दिखने लगेंगे जिसको हम विबग्योर कहते हैं। तो स्क्रीन में डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स आती है, ठीक है। इसमें कलर्स एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होते, आप देख रहे हो ये सारे में क्या होता है, डिफरेंस होता है, गैप रहता है। ये कलर्स क्या होती है, मर्ज नहीं होती है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आ रहा है समझ में, ओके। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, और हम इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ओके। एक लाइन क्रिएट होती है ना इस वजह से, जैसे आपने देखा होगा सन की लाइट आती है, तो सन एज अ सोर्स ऑफ वाइट लाइट होता है। जब देखोगे बारिश में तो रेनबो दिखता है आप लोगों को, तो रेनबो में क्या होता है, ऑल कलर्स आर मिक्सिंग विथ ईच अदर, सारे कलर रेनबो में कैसे दिखते हैं, आपको मिक्स हुए होते दिखते हैं, ठीक है। तो सच स्पेक्ट्रम कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डन, ओके। सो ऐसे स्पेक्ट्रम डिपेंड, अब ये जो स्पेक्ट्रम होती है ना वो है ना डिपेंड ऑन गैस वी आर टेकन ओवर हियर, ये मेनली गैस पे डिपेंड करती है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे एन एग्जांपल की बात करूँ, अगर मैं सोडियम लेती हूँ, ठीक है, सोडियम लेती हूँ, तो सोडियम में क्या होता है, येलो लाइट होती है। सोडियम ले तो क्या दिखता है आपको, येलो लाइट, येलो लाइट आपको दिखेगा। तो हर एक सब्सटेंस का जो स्पेक्ट्रम होता है वो अलग होता है। सो दिस स्पेक्ट्रम कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट ऑफ एटम, फिंगरप्रिंट हम इसको जिसको बुलाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा सीबीआई क्या करती है, अगर हम लोग सबके फिंगरप्रिंट्स कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, है ना, तो फिर हम उसको मैच कराते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जो भी सोडियम है, एटम्स है, अलग अलग एटम होगा तो लाइट भी क्या होगी, अलग अलग आपको दिखेगी। तो आई होप आपको एमिशन स्पेक्ट्रम क्लियर हो चुका होगा, ओके। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्चुअल में ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम्स हर साल ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, आप गिन लो, समझ लो कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम है, उसके बीच का डिफरेंस है, कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चैप्टर में ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो कोई एक मटेरियल लेंगे, उसमें जो भी लाइट सोर्स से जो लाइट निकल रही है, मटेरियल सेंटर में है, ठीक है। जो सेंटर में होता है उससे क्या होती है, लाइट पहले एब्जॉर्ब करती है। मतलब कि मान लो सेंटर में कोई भी मटेरियल है, वहाँ से अगर लाइट पास होगी तो लाइट उसे क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, अपनी ओर खींचेगी, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। फिर मतलब गिने चुने लाइट्स को, और क्या होती है, कुछ कुछ लाइट एब्जॉर्ब करती है और कुछ कुछ लाइट वो क्या करती है, एमिट भी कर देती है, ठीक है। क्योंकि है ना एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी की बात हो गई ना यहाँ पे, क्योंकि अगर मान लो लाइट जो मटेरियल है अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी लाइट को तो वो एब्जॉर्ब कर देगी। अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वो एमिट कर देगी। आ रहा है समझ में। तो देखो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे ये मैंने ले लिया है यहाँ पे कोई भी स्लिट टाइप में। बेसिकली हम सनलाइट लेते हैं, सनलाइट। अब देखो ये जो स्लिट है इससे मैंने क्या, ये यहाँ पे स्लिट है, ओके। अब यहाँ से मैंने क्या किया, सनलाइट को पास किया, डन। ये मेरा क्या है, NaCl सोल्यूशन। यहाँ पे जो ये स्लिट है एक्चुअल में उसी से पास होगी, तो ये क्या है मेरा, ये सेंटर से NaCl सोल्यूशन में गया, ओके। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रिज्म, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रिज्म, ओके। तो ये मेरा प्रिज्म है, और यहाँ पे जो आपको दिखेगी वो फोटोग्राफिक प्लेट दिखेगी। क्या दिखेगी, ये फोटोग्राफिक प्लेट, ओके। ये आपको फोटोग्राफिक प्लेट नजर आएगी, राइट। अब मैं देखो क्या कर रही हूँ, अब बेसिकली हम क्या करते हैं कि सनलाइट ही हम पास आउट कराते हैं। तो जैसे ही वो NaCl सोल्यूशन में जाएगा और यहाँ से फिर प्रिज्म की ओर जाएगा, ठीक है। प्रिज्म पे पढ़ने के बाद क्या होगा, डायरेक्टली ये फोटोग्राफिक प्लेट की ओर पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे ना अलग अलग आपको कलर दिखेंगे, बट ये जो कलर्स आपको दिखेंगे ना वो कैसे दिखेंगे, डार्क कलर्स, ओके। ये आपको कैसे दिखेंगे, डार्क लाइट्स भी हम इसको कह सकते हैं, डार्क लाइट आपको कलर या लाइट दिखेगी, डन। तो फोटोग्राफिक प्लेट इज अ काइंड ऑफ व्हाट,
कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक टाइप का कैसा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। डार्क लाइट हमें नज़र इसलिए आएगी, ये जो डार्क लाइट है ना वो हमें इसलिए नज़र आएगी बिकॉज NaCl ने जो भी पहले मतलब वाइट लाइट पड़ रही है NaCl पे, आपने देखा होगा कि ये सनलाइट कैसी होती है, तो जनरली हम क्या लेते हैं वाइट, तो NaCl पे जो भी वाइट लाइट पड़ रही है उसने विबग्योर यानी विजिबल रीजन वाली कलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर ली, विजिबल रीजन वाली की कलर वेवलेंथ की लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली, मतलब कि 400 to 700 नैनोमीटर की लाइट उसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो लाइंस जो है वो आपको डार्क दिखने लगेंगे, ठीक है। एंड इसी पूरे स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आप आगे पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में, आप आगे जाओगे तब आपको एक पूरी बुक पढ़नी होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उसमें आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। डन। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। अभी तक हमने जो दो एब्जॉर्प्शन पढ़े, ठीक है, सॉरी अभी तक हमने जो दो स्पेक्ट्रम पढ़े, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसकी डिफरेंस पूछते हैं आप लोगों को। तो चलिए हम देखते हैं इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंसेस, ठीक है, ये पहले आपका आ जाएगा एमिशन और ये होगा एब्जॉर्प्शन। मैं सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स नोट डाउन करूंगी, आप लोगों को पूरे वर्ड्स में लिखना होगा। डन। तो मैं जो बोल रही हूँ उस पर आप प्लीज फोकस कीजिएगा। सबसे पहले एमिशन में क्या होता है, पहला डिफरेंस आता है कि एमिशन में जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स, यानी कि सबसे पहला जो सोर्स, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम जो बन रहा है, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन बाय स्प्लिटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स, सोर्स में से लाइट पास होती है तभी क्या बनता है, स्पेक्ट्रम, दैट इज व्हाट एमिशन। ओके, तो मेन क्या हुआ, सोर्स, ठीक है। अब इसमें जो आएगा ना वो आएगा द वाइट लाइट इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड देन द एमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड। सबसे पहले इसमें क्या होती है, वाइट लाइट, ठीक है, वाइट लाइट जो है वो पहले ऑब्जर्व्ड होती है, उसके बाद ही एमिटेड लाइट को क्या किया जाता है, एनालाइज्ड। ओके, आ रहा है समझ में। पहला डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ मैं आप लोगों को, ये है कि द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन बाय स्प्लिटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स, और ये जो इसमें जो आएगा वो आएगा द वाइट लाइट इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड देन द एमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड। ओके, अब नेक्स्ट डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर लाइंस। इसमें क्या होती है, ब्राइट कलर लाइंस होती है। क्या होती है, ब्राइट कलर लाइंस आपको दिखेगी। ओके, और इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क बैंड्स। इसमें आपको डार्क बैंड्स दिखेंगे इन अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, डन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो होगा क्या होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर लाइंस, इसमें ब्राइट कलर लाइंस दिखेंगे आपको, और यहाँ पे क्या होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ डार्क बैंड्स इन अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये आपका था पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम और उसके बीच का डिफरेंस। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम में कैसे होता है, उसके बारे में आपको बताती हूँ कि हाइड्रोजन एटम में हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन में कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा स्पेक्ट्रोस्कोप जो एपरेटस है ना वो हम जनरली यूज करते हैं टू स्टडी द स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1885 के अंदर एक साइंटिस्ट था जे बाल्मर। उसने क्या बताया था, उसने अपना एक फॉर्मूला दिया था, वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज 1, उसने लैम्डा के बारे में 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर म्यू बार, दैट इज इक्वल टू 10967 डिवाइड बाय 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये उसने एक फॉर्मूला दिया था, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, वेयर n इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे जो n है ना वो है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ओके। n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। आप लोगों को पता है अगर n इज इक्वल टू 1 होता है तो वो क्या होता है, k शेल। n इज इक्वल टू 2 होता है तो क्या होता है, l। n इज इक्वल टू 3 होता है तो आप KLM।
n इज इक्वल टू 4 होता है तो क्या होता है n। ऐसे 3-4 टाइप के शेल्स होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो जितनी भी लाइट्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नजर आती है ना, तो दे ऑल आर फॉल ऑन द विजिबल रीजन में ही फॉल होती है, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज को अगर डिफाइन करना हो ना, तो हम इस टाइप से उसको बता सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि सीरीज ऑफ लाइन विच वेर डिस्कवर्ड बाय द बाल्मर, ये जो भी सीरीज ऑफ लाइंस जो बाल्मर ने डिस्कवर्ड की है, उसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। ओके, तो हम आई होप आपको ये बाल्मर सीरीज अभी क्लियर होगा। अभी मैं आगे आपको बहुत सारी सीरीज है उसके बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की ना, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओके। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बेसिकली स्पेक्ट्रम क्यों फॉर्म होता है, आप लोग पहले ये समझिए कि स्पेक्ट्रम क्यों फॉर्म होता है। ये आपको मुझे समझाना तो पड़ेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं उसमें अलग अलग टाइप में हमने देखा, क्यों हाइड्रोजन ही लिया, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी बेसिकली स्पेक्ट्रम क्यों फॉर्म होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। एक्चुअल में हाइड्रोजन में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 ही होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 होता है, ओके। तो बेसिकली स्पेक्ट्रम क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि जैसे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, अगर मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है यानी वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर जाता है, तो वो क्या करता है कि एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, डन। और वही वो हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी वापस आने की कोशिश करता है लोअर पे, तो वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है, ओके, है ना। तो एनर्जी एमिट करेगा तो इट फॉल्स ऑन द सर्टेन रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी अगर एमिट करेगा तो कहीं ना कहीं तो फॉल होगी ना, तो वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे फॉल होती है, जो अलग अलग लाइट्स नजर आती है। इस वजह से आपको क्या होता है, स्पेक्ट्रम दिखता है, स्पेक्ट्रम आपको नजर आती है, डन। आई होप आपको स्पेक्ट्रम पता चल गया होगा। अब मैं सीरीज की बात कर लेती हूँ। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया जे बाल्मर करके, अब 5 सीरीज दी थी, 5 सीरीज के बारे में आप लोग को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है, तो आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले आपका लाइमन सीरीज, ठीक है। सबसे पहला जो सीरीज आता है ना, जिसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, जिसमें है n1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1, मतलब कि पहला ऑर्बिट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट एंड दे कैन जंप एनी ऑफ द ऑर्बिट, यानी कि n2 जो होगा आपका, तो वो क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द ऑर्बिट, यानी 2, 3, 4 एक्सेट्रा, डन। और इट फॉल्स ऑन यूवी रीजन, कौन से रीजन में फॉल होता है, यूवी रीजन में, ओके। सेकंड जो आता है वो बल्मर, मैंने आपको अभी बताया बल्मर जो है उसमें n1 क्या होगा, 2, n1 क्या, आप है ना जब भी फॉर्मूला लिखो ना, तो ये तो यहाँ पे 2 ही लिखना है बल्मर में, क्योंकि n1 क्या होता है, सेकंड नंबर ऑफ ऑर्बिट में वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो n1 2, तो n2 आप कुछ भी ले सकते हो, n2 दैट इज व्हाट 3, 4, 5 एक्सेट्रा, डन। और ये जो फॉल होता है ना, वो विजिबल रीजन में फॉल होता है, किसमें, विजिबल रीजन में फॉल होता है, डन। अब थर्ड वाला जो आता है उसको हम बोलते हैं पेस्चन, ठीक है। पेस्चन जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, n1 थर्ड ऑर्बिट लेते हैं, ओके। और n2 आप कोई भी ले सकते हो, 3, 4, 5, डन। ये जो होता है ना पेस्चन और ब्रैकेट और फंड, अभी मैं आपको बताती हूँ। फोर्थ वाला जो होता है वो ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट सीरीज, जिसमें कि n1 जो होता है वो 4 हो जाता है और n2 जो होता है वो 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है ना। और फिफ्थ जो आता है ना वो होता है पीफंड जो होता है वो होता है n1 में 5 ऑर्बिट, यहाँ पे यानी आपको समझ जाना है, 1 हो तो यहाँ पे फर्स्ट अगर सीरीज की बात हो ना तो लाइमन, सेकंड यहाँ पे 2 लिखेंगे तो बल्मर, यहाँ पे 3 आएगा तो पास्चन, यहाँ पे 4 आएगा तो ब्रैकेट, यहाँ पे 5 आएगा तो पीफंड, ओके। तो ये आपको समझना है, n2, 6, 7, 8, ओके। तो आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। अब ये जो तीनों है, इन तीनों की बात कर रही हूँ मैं, दीज 3, है ना। मैंने आपको ये दोनों तो बता दिए कौन से रीजन में फॉल होते हैं, लेकिन ये जो तीनों है ना, वो जो फॉल होते हैं वो इंफ्रारेड यानी कि IR रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में फॉल करते हैं, ओके। अब सबसे पहला जो आता है सीरीज में अगर देखें ना, तो सबसे पहला आएगा आपका UV, सेकेंड आएगा आपका विजिबल, थर्ड आएगा आपका IR, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, डन। अब मैं आपको बल्मर इक्वेशन लिखूंगी, जिससे थोड़ा अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक। बल्मर इक्वेशन क्या था हमारा, बल्मर इक्वेशन, ओके। बल्मर इक्वेशन हमने देखा था 1/λ इज इक्वल टू
म्यू बार दैट इज इक्वल टू 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, ये हमने देखा था। अब इसको जनरलाइज्ड किसने किया था? ये इक्वेशन को कोई जनरलाइज करने वाला तो होगा ना, है ना? तो इस इक्वेशन को जनरलाइज किया था रिडबर्ग करके एक साइंटिस्ट था, जिसने अपना इक्वेशन भी दिया था। ठीक है, रिडबर्ग इक्वेशन, ये 1 मार्क में पूछते हैं कि रिडबर्ग का इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो देखो 1/λ दैट इज इक्वल टू म्यू बार दैट इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा रिडबर्ग इक्वेशन, वेयर यहाँ पे आर क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, जहाँ पे n1 और n2 ये आपका क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वैल्यू तो हमें पता ही, यही वाली वैल्यू आएगी 109677। अगर मान लो इसका मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना है, कभी आपको पूछते हैं ना लैम्डा कैलकुलेट करो, ठीक है, तो आप n1 में कौन सी वैल्यू पुटअप करोगे और n2 में कौन सी वैल्यू पुटअप करोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? n1 इज लेस देन n2। आप जब भी वैल्यू पुटअप करो ना, तो n1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे ऑलवेज लेस देन होगी n2 से, तभी आपका ये रिडबर्ग इक्वेशन के हिसाब से आप लैम्डा निकाल सकोगे। ओके, तो हाइड्रोजन के पास, जैसे ही मैं अभी बात कर रही थी, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग को सबको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो फिर भी इतनी सारी सीरीज कैसे शो करता है वो? ठीक है, सो 1 इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम मेनी लेवल्स, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेवल्स में क्या करता है? जंप करता है। मान लो कि मैंने यहाँ पे 4 लेवल बनाए हैं ऐसे। ठीक है, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया n = 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4, ऐसे अलग अलग मैंने 4 लेवल बनाए। ठीक है, तो इफ इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम फर्स्ट, अगर देखो मान लो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इफ इलेक्ट्रॉन इज जंप, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर 1 to 4 में जा रहा है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है मेरा, ठीक है, ये 1 to 4 में जा रहा है, तो वो वापस 4 to 1 में आने की ट्राई करेगा। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि 4 से डायरेक्ट 1 में ही छलांग मारे, 4 से 3 में भी तो छलांग मार सकता है ना, आ रहा है समझ में? तो हम क्या कहते हैं, पॉसिबल है ना कि वो 3 तक ही आए, तो हम नंबर ऑफ लाइन इन अ स्पेक्ट्रम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला। मैं आपको बताती हूँ। अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि 3 पर ही आए, किस पे आएगा? 2 पे भी आएगा। ज़रूरी तो नहीं है ना कि 2 पर ही आए, फिर डायरेक्टली कहाँ आएगा? 1 पे आएगा। तो आपने देखा अभी कि मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को जब ये लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी, ये कौन सी है? हायर एनर्जी। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो यहाँ पे रुकता नहीं है, इतनी उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, डायरेक्ट कहाँ आती है? अपनी बैक स्टेज पे आ जाता है, मतलब कि एनर्जी क्या करता है? एमिट करता है या ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? स्पेक्ट्रम। ओके, अब एनर्जी ट्रांसमिट करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट वो यहाँ पे पहुंचे, पहले 3rd पे आता है, फिर 2nd पे आता है या 1 पे, ऐसा पॉसिबल है ना कि ऐसे भी करके आ सकता है वो। डन, आ रहा है समझ में? तो ऐसा अगर कंडीशन हो तब हमें नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करते हैं हम, नंबर ऑफ लाइंस, कि इस लाइंस में, इन पूरे लाइन में कितने स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, ये देखो, यानी कितने नंबर ऑफ लाइन इन अ स्पेक्ट्रम, यानी कि कितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम बन रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, है ना, हम एक फॉर्मूला देंगे, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ वो फॉर्मूला क्या है। आप देखिए ज़रा, इसमें है, हाँ, तो नंबर ऑफ लाइन इन स्पेक्ट्रम आपको जब भी निकालना हो तो ध्यान रखना है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, अब देखो n2 मुझे क्या लेना है? 4, n2 मुझे क्या लेना है? 4, और n1 मुझे क्या लेना है? 1, क्योंकि मुझे 4 से 1 की ओर आना है ना, तो मैं क्या करूँगी? 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3 इंटू 4 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो हमने क्या देखा? तो हम 4 से 1 में जंप करेंगे ना, तो वी सी देयर आर 6 डिफरेंट लाइन्स विल बी सीन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हमने कितनी डिफरेंट लाइन देखी? 6 डिफरेंट लाइन हमने देखी इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। ओके, अब हम बात करते हैं, आप लोगों ने देखा है कि रदरफोर्ड के बाद बोर ने अपना मॉडल दिया, ठीक है, जो कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओके, तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स भी दिए थे, ठीक है, तो हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो उसने क्या क्या ड्रॉबैक्स दिए थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। मान लो कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, अब उसके अराउंड
इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते रहते हैं, डन, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ओके। तो देखो आप अकॉर्डिंग टू मैं आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताऊं तो क्या होता है कि कोई भी माइक्रोस्कोपी का बॉडी ले लो, कोई भी माइक्रोस्कोपी का बॉडी ले लो, ठीक है, अगर वो हाई स्पीड पे मूव करती है ना इन अ सर्कुलर मोशन के अंदर, तो वो एनर्जी ट्रांसमिट करेगी या क्या करेगी, लूज करती है। तो इलेक्ट्रॉन भी उसी टाइप से होता है ना, आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा, करेगा, और ये पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। तो चार्ज जो होगा वो न्यूक्लियस पे क्रिएट होगा, तो अल्टीमेटली फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, तो चार्ज अल्टीमेटली न्यूक्लियस के इनसाइड फॉल होता है, डन। इसके जो मेन पॉइंट थे ना उसने क्या बोला था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने माइक्रोस्कोपिक बॉडी का एग्जांपल लिया है ना, वैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मूव करेगा न्यूक्लियस के अराउंड तो ऑब्वियसली क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है, लूज करेगा एनर्जी, तो लूज करेगा, तो एनर्जी लूज करने पे उसके पास कौन सा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, डन। तो अल्टीमेटली वो इनसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, ओके। इसने पहली बात ये बताई थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, उसने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, ये आपको ध्यान रखना, उसने किसके बारे में नहीं बताया था, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था। और इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी नहीं बताया था, ओके। ये 2 पॉइंट आपका मेन है जो आपको याद रखना है, डन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अब हमारे पास थोड़ा बहुत टॉपिक्स ही बचे हैं, बोर मॉडल है, इन सब के बारे में हम बात करने वाला है। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।